हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PCI आजमगढ़। तो आज हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसके पहले हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये अर्थ मैग्नेटिज्म का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है, जो कि 10 से 15 मिनट में हम लोग विदाउट फेस करेंगे। उसके बाद फेस वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो NCERT का क्वेश्चन नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 5.4 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग बीच ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस एट द पॉइंट, ठीक है। कह रहा है डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट पार्टिकल सेट एनी। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या वो लाइंस ऑफ फोर्स को बताती हैं? क्या वो लाइंस ऑफ फोर्स को बताती हैं? तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई भी कहीं पर भी थियरी वेरी कुछ नहीं लिखी हुई है, तो नो इसका आंसर होगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं बताती हैं, ठीक। दूसरा देखो, कह रहा है कि क्या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते भाई। मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तुम कट करोगे तो ये फिर से साउथ और नॉर्थ बन जाएगा। इसको कट करोगे फिर ये साउथ और नॉर्थ बन जाएगा। तो मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। ये देखो, सी डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। तो क्या खुद के फील्ड की वजह से कभी टॉर्क जनरेट होती है? मुझे बताओ। जैसे मैं तुम्हें जब रोटेशनल पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एक लाइन पर रोटेशन करा दो तो जिस लाइन पे तुम टॉर्क लोगे वो जीरो हो जाती है। बोला था ना मैंने उधर, जब मैग्नेटिक फील्ड बोला था सीधी वाली लाइन पे जीरो हो जाती है, बोला था ना। तो उन्हीं सब चीज़ों से इसको भी तुम मतलब याद कर सकते हो। याद करने का तरीका है कि खुद के वजह से किसी भी एलिमेंट पे कभी भी फोर्स या टॉर्क नहीं लगता, ध्यान रखना। तो ये होगा इसका आंसर क्या? नो। यानी कि खुद के वजह से कभी टॉर्क या फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा नो, ठीक। आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 5.5 पे। कह रहा है सोलेनॉइड एज ए कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी 400 है, यानी कि म्यू आर की वैल्यू कितनी दी है? 400, ठीक है। द बिंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई कितना दिया है? 2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू कितना दी है? 1000 पर मीटर, ठीक है। एन की वैल्यू 1000 पर मीटर। कह रहा है एच बताओ। एच की फार्मूला क्या होता है? NI होता है। एन कितना दिया है? 1000 पर मीटर, यानी कि 1000 इंटू आई की 2, यानी कि 2000। एच कितना होगा? 2000। इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, फॉर्मूले बेस्ड है। तो एच की वैल्यू कितनी होगी? 1000 इंटू 2, यानी कि 2000, ठीक है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा था। एम इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 1 इंटू एच, यानी कि 399 इंटू एच। तो एच की वैल्यू दी हुई है क्या? एच की वैल्यू दी हुई है, बोलो 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 बोलो। ऊपर देखो 399 इंटू, ये तो है एच 2000। तो इसको 399 को तुम क्या मान लो? 400 मान लो। 400 गुणे 2000, ठीक है। मतलब 2000 थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, तो यानी कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 पावर 5 के राउंड इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तुमने एच निकाल दिया, तुमने एम निकाल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एच होता है। तो म्यू है मीडियम है, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच हो जाता है। तो म्यू आर की वैल्यू दिया ही है 400। म्यू नॉट की वैल्यू तुमको मालूम है 4.2 × 10⁻⁷ होता है। एच की वैल्यू तुमको कितना दिया है? 2 गुणे 10⁻3। ये काटो, 1 2 2 3 5 5 2 7 से कट जाएगा, 2 2 4 तो कुछ 16 16 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 टेस्ला आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? 1 टेस्ला आ गया, ठीक है। अब कह रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट IM बता दो। कितना बता दो? मैग्नेटाइजिंग करंट IM। तो तुमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा एक और फॉर्मूला होता है, म्यू आर इंटू एन आई प्लस IM। तो यहाँ से तुम IM निकाल देना, ठीक है। तो देख रहे हो, चारों क्वेश्चन तुमसे, 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे कवर हो जाएंगे। तो चारों देखो मेनली फॉर्मूले ही थे ना। तो एच की वैल्यू क्या निकालो? एन इंटू आई, ठीक है। एम की वैल्यू क्या निकालो? म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एच है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू आर इंटू एन आई प्लस IM है। तो 5.5 हो गया। बस फॉर्मूले बेस्ड है, मैं देखो कुछ कर नहीं रहा, बस फॉर्मूले लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, अपना काम निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखो, बार मैग्नेट जैसे बाकी सब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ये सारे सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन जो बार मैग्नेट वगैरह है वो भी अभी सिलेबस में तुम्हारे पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली जो चांसेस होते हैं
बार मैग्नेट वगैरह से ही क्वेश्चन पूछने के होते हैं। और मैंने तुम्हें दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ एक्सिस 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। देख लो क्या लिखा है, थीटा कितना है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 टेस्ला, और टॉर्क किसके बराबर है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल के। तो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। तो तुमको मैंने क्या बोला था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू पी की जगह क्या होता है एम होता है, ई की जगह एम बी साइन थीटा ही तो होता है। बस ये तुमसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ अपॉन बी साइन थीटा। सिंपल सी बात है। टाउ की वैल्यू कितनी है बोलो, 4.5 गुणे 10⁻⁻² है, बी कितनी है 0.25 है, और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 0.5 साइन थीटा वैल्यू यही तो होती है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 0.5, 5 से ऊपर चला जाएगा 45, तो 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0.36। तो मैंने तुम्हें वहाँ पर ही बताया था कि तुमको चीज़ों को इक्वेट करके पढ़ना आना चाहिए। तो टाउ इक्वल टू क्या है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर भी क्या बोला था कि सारे फॉर्मूले तुमको इलेक्ट्रोस्टैट के, ग्रेविटेशन के और ये मैग्नेटिज्म वाले के सारे फॉर्मूले लगभग सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ वैल्यू को ही चेंज कर। देखो यहाँ पे पी को मैंने एम कर दिया, ई को बी कर दिया, सारा कुछ फॉर्मूला सेम हो। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, लिख लो 0.48 है। गिव द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सियल पे। तो मुझे बताओ एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तुम बोलोगे 2kp अपन कितनी होती थी 2kp अपन आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू के जगह क्या हो जाता है μ0/4π हो जाता है, और पी की जगह क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट की जगह m/r³। बस सारा फॉर्मूला 2 की जगह 2 रखा, के की जगह क्या रखा μ0/4π, पी की जगह m/r³। बस ये तुम्हारा एक्सिस में तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होता है, m की वैल्यू कितना दिया 0.48 दिया है, अपन r³ मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 10 × 10⁻⁻² यानी कि 0.1 मीटर आएगा ना, 10/100 ही तो होगा 10/100 0.1 मीटर। तो कर दो 0.1 का क्यूब, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा इसका आंसर आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 0.96 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब कह रहा है कि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है वहाँ पे होता है kp/r³। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या μ0/4π m/r³। बस तो अपना सब कुछ लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10⁻⁻⁷ इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो एम की वैल्यू। अरे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्यों सॉल्व करूँ मैं, ये इसका आधा ही तो होता है, एक्सियल का जो फील्ड होता है उसी का आधा इसका फील्ड होता है, तो इसी का तो आधा हो रहा है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था, 2 से मल्टीप्लाई, जिसका आंसर कितना आएगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ आएगा। लो तो देख रहे हो, मतलब सारी चीज़ें तुम्हारी जो वहाँ पर थी यहाँ पर है, कुछ भी इधर उधर बदला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5.7 का, ठीक है। 5.86 आपके लिए होमवर्क है, सोलेनाइड वाला है, सोलेनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है आपके लिए, बार मैग्नेट का फिर से वही सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो कह रहा है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। तो ससेप्टिबिलिटी को दिखाते हैं काईएम से, तो काईएम क्या है 599, ठीक है। सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, यानी कि परमेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। परमेबिलिटी का फॉर्मूला म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है μr इंटू μ0। तो पहले μr तो निकाल लो, μr इक्वल टू क्या होता है 1 + काईएम होता है, पता है ये सबको। तो 599 प्लस एक कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है μr इंटू μ0। तो ये 600 गुणे μ0 की वैल्यू कितना है 4π × 10⁻⁷ होती है। सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, ये लगभग 24 पाई गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो इसको तुम 2.4 इंटू 10⁻⁻4 तो ये लिख सकते हो 21 का ए, ठीक है। 17 का देखो, मैंने क्या बोला था, डेल अगर पॉजिटिव है डेल अगर निगेटिव है। डेल पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, डेल निगेटिव मतलब क्या सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी, ए लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, क्योंकि डेल पॉजिटिव है +25 है ना, डेल +25, तो क्या हो जाएगा ये नॉर्दर्न पे है और निगेटिव वाला सदर्न पे है, ठीक है, ये तो पता ही है सबको। क्वेश्चन नंबर 18,
18 का क्या होगा भाई, बोलो। 18 का ये लो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद करना, देखना इसका आंसर क्या दिया और डायरेक्ट याद करना, ठीक है। 10 स्क्वायर वाले तो होते नहीं है, कॉट स्क्वायर वाला ये आंसर होगा, तो ये होगा इसका आंसर, डी होना चाहिए, 18 का डी। ये बहुत 2017 का पूछा हुआ है, इसको जब सॉल्व वगैरह करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन इसको हम लोग याद करते हैं, तुमको भी याद करना है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, एक बार देख लेना इसका आंसर क्या है ना, एक बार गो थ्रू कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बट इसको याद कर लेना डायरेक्ट एकदम, इधर उधर नहीं घूमना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कंपास नीडल है विच इज अलाउड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल। देखो किसी भी कंपास नीडल को अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो कंपास नीडल है, देखो यहाँ पे मान लो ये कंपास नीडल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे नाच रहा है। तो तुम अगर उसको जियोमैग्नेटिक पोल पे ले जाओगे तो क्या होगा, वो किसी भी पोजीशन में रह सकता है, ऐसा नहीं कि रिजिड वगैरह हो जाए, वो किसी भी पोजीशन में रहेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लो ऐसे इधर ऐसे भी हो सकता है, वो 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 ठीक है। मतलब विल स्टे इन एनी पोजीशन, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही था, बाकी क्वेश्चन इसके बाद मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। अब क्वेश्चन नंबर 1 से ये सारे तुम्हारे किसके हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर्स के हैं। तो मैंने तुम्हें बेसिक बार मैग्नेट पढ़ाया था और बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा था, ठीक है। और इसलिए पढ़ाया था क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, एक आध क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे यहाँ से बार मैग्नेट से, इसलिए तुम्हें पढ़ा दिया था। टॉर्क वगैरह कहाँ पे है, बार मैग्नेट का ही तो है, टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा, सब तो वही पढ़ाया था मैंने, ठीक। तो बस यहाँ पे देखो तुम क्या कह रहे हैं, एन देखो कितना है 250, लेंथ देखो कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, विड्थ कितना है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 2.1 इंटू 10⁻², 1.25 इंटू 10⁻², मीटर में हो गया। 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴, हमारा एरिया हो गया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.85 टेस्ला, और वर्क डन कह रहा है 180 डिग्री तो रोटेट करने में। तो θ1 तो 0 होता है जब कुछ ना दिया होता, तो θ2 180 डिग्री, 0 से 180 में रोटेट करते हैं। तो तुम्हें एक चीज़ मालूम होगा, वहाँ पर भी आज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 0 से 180 रोटेट कर रहे थे तो वर्क डन हमारा क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था, और ये 2 PE के बराबर हो रहा था। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा, 2 MB के बराबर होगा। तो लिख दो 2 MB। क्यों, अरे सॉल्व कर लो यार, वर्क डन क्या होता है बताओ, MB cos θ1 माइनस cos θ2, तो 0 हो जाएगा, cos θ1 0 -1, तो कितना हुआ, सॉरी cos 0 वाले कितना होता है 1 होता है ना, cos 0 1 1 -1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 + 1 2 यानी 2 MB हो गया। बस सॉल्व कर लो। 2 इंटू m कितना दिया है, m कितना दिया है, m का वैल्यू होता है NIA, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितनी होती है NIA, तो n दिया है कितना 250, करंट कितना दिया है 85 माइक्रो एम्पियर, 85 को 10⁻⁻6, एरिया तुमको मालूम चल गया 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴, और अपन तुम कर लो ये क्या बोलते हैं, और क्या करना, बस खत्म हो गया, सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर मैं लिख दे रहा हूँ मैं, पहले का डी, पहले का डी ना, पहले का डी सही है। तो फर्स्ट फार्मूला था, तुम इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कितना थोड़ा सा, ओके। रिपीट हुआ है, W के टर्म में दिया। देखो कह रहा था बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 60 डिग्री इज W, यानी कि W जब रोटेट कर रहे हैं तो एनर्जी कितनी, एनर्जी मतलब कितनी रिक्वायर्ड हो रही है 60 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन कितना होता है पहले ये बताओ मुझे, वर्क डन कितना होता है MB cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इतना ही तो होती है, वर्क डन क्या होती है MB cos थीटा, ठीक है। तो ये MB cos 60 की वैल्यू sin 30 बराबर, cos 60 की वैल्यू क्या होती है sin 60 बराबर ना, तो 1/2, cos 60 sin 30 बराबर 1/2, यानी MB/2 = W आ गया, ठीक। टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है MB sin थीटा, ये जो होता है टॉर्क इक्वल टू क्या होती है MB sin थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा MB sin 60 डिग्री, तो जाएगा MB इंटू √3/2, और तुमको MB की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2W, यानी कि 2W इंटू √3/2, 2 से 2 खत्म, √3W इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो, मतलब तुमको पहले वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकाल के तुमको MB निकालना पड़ेगा। अगर ये वर्क डन के टर्म में नहीं दिया होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता MB sin थीटा MB √3/2, तो हमको निकल जाता है क्या, हमारा आंसर आता है √3/2 MB।
तो तुम में से कुछ लोग होशियार बन के √3/2 MB इसको तुमने टिक कर दिया होगा, लेकिन वो तो W है ही नहीं भाई। W कैसे निकालोगे? W क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसे वर्क डन बोल रहे हो। तो वर्क डन कैसे निकालोगे? MB cos थीटा से MB/2 आगे इसको सॉल्व कर दिया आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ठीक है। माइंड में बैठा लेना, इसको रिपीट कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि कौन सा हाईएस्ट नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो तुमको मालूम है ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ कितना? 180 डिग्री। ये 30 डिग्री, क्योंकि साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, ये 60 डिग्री। तो तुमको बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट क्या होती है बताओ, तुम खुद ही बताओ। अरे तुमको डाइपोल मोमेंट क्या था? Q/D था। यहाँ पे क्या होगा? M.B होगा, सॉरी अभी यहाँ पे बताया हूँ ना, कहाँ गया? डाइपोल मोमेंट क्या था भाई? Q/A था ना, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या था? Q डिस्टेंस। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? NIA cos थीटा, ये तो होता है NIBA cos थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? M, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, NIA cos थीटा, NIAB cos थीटा होता है ना, NIAB cos थीटा। ये तो बता, टॉर्क इसका नहीं, ये तो सॉरी यार, क्या हो रहा है मुझे, जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन। हमको बस पूछ रहा है वो, क्या हमसे पूछ रहा है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? तुमको मालूम है डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में क्या आता है? कौन सी फंक्शन आती है? cos थीटा आती है ना, कौन सी? cos थीटा आती है ना। तो cos थीटा तुमको मालूम है, cos 0 वैल्यू बताओ, cos 0 1, cos 90 वैल्यू बताओ 0। तुम देख रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट किसका होगा, तो वैल्यू जितना कम करोगे उतना ज़्यादा हाईएस्ट होगा, यानी सबसे थीटा जिसका सबसे कम होगा उसका हाईएस्ट होगा 30 डिग्री। तीसरे का C, समझे? तीसरे का C, रुक जाओ दिखा देता हूँ। तीसरे का C, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तुमको डाइपोल मोमेंट पूछा था, डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में तुम्हारे पास क्या आता है? तुम खुद बताओ, डाइपोल मोमेंट फॉर्मूले में cos थीटा आता है कि नहीं आता है? तो मतलब जो भी डाइपोल मोमेंट होता है वो cos थीटा पे डिपेंडेंसी होती है उसकी। और cos थीटा तुमको मालूम है जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, तुम cos 0 पे होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि तुम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो तो वो घटता जा रहा है, यानी कि वो डाइपोल मोमेंट घटता जा रहा है। तो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो जिसका सबसे कम एंगल होगा। तो सबसे कम एंगल किसका होगा? बोलो 30 डिग्री, ठीक है। 30, 60, 90, 100, सबसे कम क्या है? 30, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी शेप में जब चेंज कर देता था तो दो फॉर्मूले थे, m sin θ/2। ये किसके लिए था? जब ऐसा शेप बनेगा, ठीक, जब थीटा बनेगा। और बाकी सारे शेप के लिए क्या था? m sin θ/2 अपन θ/2, यही हमारा फॉर्मूला था ना। बस इसको पुट करो, m डैश था ना, m sin θ/2, sin 60/2 कितना होगा? sin 30, sin 30 मतलब m/2 होगा, अपन θ/2, θ/2 का मतलब कितना? 60/2 कितना? 30, θ/2 30 आ गया, 30 हो गया लिखो तो π/6, तो π/6, ठीक है। तो 6m/2π, ठीक है। कितना आया? 3m/π, समझे? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो m sin θ/2 अपान θ/2 क्या होता है? m sin θ/2 अपान θ/2 ये होती है, ठीक है। क्या होती है? m sin θ/2 अपान θ/2 होती है, ये हमारी होती है, ठीक है। तो जब ये हमारी हो रही है m sin θ/2 अपान θ/2, तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये m/2 π/6, ये हो जाएगा 3m/π। ये फॉर्मूला तब लगा ना जब ये वाली हो, ठीक है, जब ऐसे डायरेक्ट हमारी ऐसे फिगर, मतलब ए शेप्ड की फिगर बनी हो ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कैसे लगाओगे? m sin θ/2 अपान θ/2, क्या लगाओगे? m sin θ/2 अपान θ/2, ठीक। क्वेश्चन नंबर जरा, तो इसका आंसर कितना दिया भाई? सही दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज प्लेस एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन B। इफ द फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय ईच पोल इज द मैग्नेट, द लेंथ ऑफ मैग्नेट इज। तो तुमको मालूम है टॉर्क क्या होता है? m×b होता है। फोर्स भी दिया है तो r का से भी तो टॉर्क होता है, रोटेशन में पढ़ाया था ना मैंने। तुमसे क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, तो mb/f हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 5 का A, 5 का A, ठीक।
तो ये हमारा हो गया 5 का ही, ठीक है। कितने क्वेश्चन बचे? 2-3 पेज बचा हुआ ना, अभी करा देता हूँ, ठीक है। पानी पी के आता हूँ, फिर करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही है। कह रहा मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। मतलब देखना वर्क डन कितना दे रहा है, √3। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है ना, सही है। √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन दिस पोजीशन। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? mb sin थीटा, ठीक है। तो mb sin 60 डिग्री मतलब कितना? √3/2, यानी कि √3 mb/2। अब तुमको वर्क डन दे दिया उसने, तो वर्क डन क्या होता है? mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कुछ ना दिया हो तो 0 हो जाता है, यानी cos 0 माइनस cos 60 mb हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? mb cos 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, माइनस cos 60 यानी sin 30 बराबर 1/2, यानी कि mb/2 इक्वल टू w, यानी कि √3। तो mb कितना हो गया? 2√3। बस पुट कर दो यहाँ पे, √3/2 इंटू 2√3, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 3 जूल। 6 का बी समझ रहे हो ना। तो तुमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से mb, क्योंकि mb के टर्म में ही पूछा है, और फिर तुम इस mb को यहाँ पुट कर दो। इस mb को तुम उठा के, ठीक है, इस mb को तुम उठा के पुट कर दो यहाँ पे, ठीक। तो ऊपर भी ये कराया था, नीचे इसलिए इसको एक ही मैं करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे लिए होमवर्क है, वही चीज़ है। 7 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। कह रहा है 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट फिक्स है। क्या है? फिक्स है। विद द सेंटर डिस्टेंस डी अपार्ट, स्टेशनरी चार्ज क्यू। चार्ज कैसा है? स्टेशनरी, यानी वेव की वेलोसिटी क्या है? 0 है। पी है, सब कुछ है, फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, तो 0 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने एक नोट पॉइंट में तुम लिखवाया था कि फोर्स केवल किस पे लगता है? फोर्स ओनली एक्ट ऑन द फोर्स ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। क्या होता है? फोर्स ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। क्या होता है? फोर्स ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन द चार्ज क्यू 0 हो जाएगा। 9 का ए, 9 का ए। 10 का देख लो, अभी सबसे ऊपर भी यही क्वेश्चन तुम दो। सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था, देख लो यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही किया था, अगेंस्ट द टॉर्क वर्क डन बाई टॉर्क पूछा था, और यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। देख लो क्या क्या दिया, लिख लो। एन दिया कितना? 2000। एरिया कितना दिया? 1.5×10⁻⁴। करंट कितना दिया? 2 एम्पियर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 5×10⁻⁻2 टेस्ला। थीटा कितना? 30 डिग्री। मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सनलाइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कॉइल का एंगल नहीं, यहाँ पे सीधे उसने एंगल ले दिया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। टॉर्क पूछा, टॉर्क इक्वल टू होता है mb sin 30 डिग्री, यानी कि NIA b sin 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2000, करंट तुम्हारा 2, एरिया कितना? 1.5×10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 5×10⁻⁻2 इंटू 1/2। ये तो होगा, 2 से 2 खत्म, ये 1 2 3 से ये खत्म, 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 10⁻2 10⁻3 हो गया, और 5×10 यानी 15×10⁻3, 1.5×10⁻2 सी। उस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था? एंगल 30 था, तो मैंने 60 लिया था। क्यों? क्योंकि वो कॉइल का एंगल था। उसने बोला था कि कॉइल ही 30 डिग्री पे है, तो जब कॉइल 30 डिग्री पे होगा तो हम लोग कॉइल का वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं ना कॉइल का। तो कॉइल का एरिया वेक्टर कितना होगा? 90-30 यानी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोल देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नहीं लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा बार मैग्नेट है, ऑसिलेटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम पीरियड t। व्हाट हैपेंस टाइम पीरियड? व्हाट हैपेंस टू द पीरियड एंड मोशन इफ मास इज क्वाड्रपल, यानी मास को हमने क्या कर दिया? 4m कर दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। 2π √ m/k। ये तो था 2π √ m/a नहीं, वो तो m/k हो जाता है। 2π √ I/m भी होता है। क्या होता है? 2π √ I/m भी।
तुम बहुत सारे देखो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 π√m/g। ठीक है, SHM में तूने पढ़ा होगा 2 π√m/k। यहाँ पे तूने क्या पढ़ा 2π√i/mb। ठीक, तो i/mb है, कह रहा है मास को डबल कर दिया। ये तो हमारा क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, ये क्या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये तो मास नहीं है। आई हमारा क्या होता है mr²। तुमने देखा कि टाइम इक्वल हो जाएगा 2π√mr²/m/b। एम हमारा क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, एम हमारा क्या मास है। तो टाइम डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा रूट में मास हो गया, यानी कि T1/T2 इक्वल टू रूट में m/4m, क्योंकि दूसरा मास 4m है तो कितना बाहर निकलेगा 1/2 निकलेगा। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 2T1, यानी कि SHM तो करेगा लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। 12 का B SHM तो करेगा लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। SHM तो करेगा लेकिन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वैसे तो मैंने ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाया नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि यार सम पोजीशन डिफरेंस पोजीशन के क्वेश्चन जब तुम एलियन का मॉड्यूल खोलोगे तो वहाँ पे भर के दिए हुए हैं। भले ही नीट में ना पूछा गया हो, लेकिन उस मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन नीट में पूछा तो मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ। ठीक है, कह रहा कि एक बार दोनों पोल सेम साइड में है इन सच ए वे दैट द सिमिलर पोल्स आर इन द सेम साइड। तो टाइम देखो, सेम साइड में जब सिमिलर पोल होते हैं उसको बोलते हैं सम पोजीशन। ठीक है, जब अपोजिट पोल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंस पोजीशन। तो तुमको मालूम है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√i/mb। तो जब सम वाला कंडीशन होगा तो हो जाएगा 2π√i1+i2/m1+m2 इंटू b। लेकिन जो डिफरेंस वाला पोजीशन होगा उसमें हो जाएगा ये 2π√i1+i2/m1 - m2 b। ये हो जाएगा। सम में m1+m2 हो जाता है और इसमें m1 - m2 हो जाता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो, हो गया T1/T2। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा m बचेगा, नीचे कितना बचेगा √3m। यानी कि 1/√3। T1/T2 क्या आ रहा है 1/√3 आ रहा है। तो T1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो 1 आ रहा है, T2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1.732। √3 का मतलब 7.32। कौन ज़्यादा है T2 ज़्यादा है T1 से। तो 13 का ये 14, 15, 16 तुम्हारे लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, 23 का देखो, मैग्नेटिक ससेबिलिटी काइम निगेटिव किसके लिए होता है, काइम लेस देन 0 किसके लिए होता है, डाई के लिए होता है, बताया था ना मैंने, सॉरी डाई के लिए। 23 का C। 24 का देखो, कह रहा है 4 लाइट वेट सैंपल है, A है, B है, C है, D है। A फेवली रिपल्ड हो रहा है, B फेवली अट्रैक्टेड, C स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, D रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो इसको हटा दो। देखो A फेवली रिफ्लेक्टेड का मतलब कितना हुआ, जो अट्रैक्ट होता है क्या होता है पैरा होता है। C स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है यानी फेरो होगा। ये फेवली रिपेल्ड हो रहा है, रिपेल्ड होता हो क्या होता है डाया होता है। तो बस चेक कर लो। B इज पैरामैग्नेटिक, B इज पैरामेटिक, सही बात है। C डायमैग्नेटिक, C फेरो है, C हमारा क्या फेरो है, गलत हो गया। D फेरो नहीं, A नॉन मैग्नेटिक, ये भी गलत, पहला सही हो गया। 24 का है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट का मैंने बताया म्यू क्या होता है 0 होता है, इसका इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 25 का D। 26 का देख लो, डायमैग्नेटिक में क्या होता है रिपेल होता है ना, बीकली रिपेल क्या होता है, बीकली रिपेल होता है, बीकली रिपेल होता है और स्ट्रॉन्गर से बीकर, बी स्ट्रॉन्गर से बीकर की तरफ मूव करता है। तो रिपेल बाई बोथ द पोल्स होगा। 26 का D। 27 का क्यूरी टेम्परेचर कौन होता है, जहाँ फेरो कन्वर्ट हो जाता है पैरा में। 27 का C, फेरो कन्वर्टेड इनटू पैरा। कह रहे निकल्स को फेरो मैग्नेटिक टेम्परेचर एट द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज बियॉन्ड, क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दो तो फेरो वाला किस में जाता है, पैरा में जाता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, स्ट्रॉन्गर से बीकर में जाता है। 30 का है, स्ट्रॉन्गर से बीकर में जाता है, अभी बताया हूँ। 31 में काइम क्या होता है 1/T होता है, यानी क्यूरी टेम्परेचर क्या हो जाता है 1/T। 31 का है, 31 का ए। 32 का देखो, मैग्नेटिक ससेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डायमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक ससेबिलिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे। ये सब तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, और सबसे ये एक अच्छा क्वेश्चन तुम इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन्स बने जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्यों, क्योंकि उनका लो रिटेंटिविटी होता है, लो कोर्सिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कितना है 12 है, राउंड हो रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है और एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो बताओ इसका ए है, इसका भी साइड ए है। ठीक है, तो
इसमें तुमसे पूछूँ ये लेंथ 12 है तो कितना टर्न होगा, तो नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3 है। कितना इसमें 4 टर्न बनाएगा, इसमें कितना बनाएगा 12/4, इसमें कितना टर्न बनाएगा 3 टर्न बनाएगा। क्यों? क्योंकि 12 ए है ना, तो इसमें तो 3 ही ए लग रहा है, तो 12 ए है तो एक बार और लगेगा 2, फिर एक बार और लगेगा 9 हो गया, फिर एक बार लगेगा 12 हो जाएगा। तो ये 4 बार टर्न करेगा, 4 बार टर्न होगा। इसमें कितना होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार करेगा तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब बस निकाल दो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, NIA। N 4 है, IA है, एरिया कितना होगा √3/4 A²। एरिया ऑफ ग्रेटर एंगल क्या होता है √3/4 A², 4 से 4 खत्म, √3IA² हो जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन हो गया, तीनों में कोई ऑप्शन से नहीं। दूसरा भी चेक कर लो, ये और कितना हो जाएगा NIA 3 × I × एरिया कितना होगा A², तो कितना 3IA²। एरिया पे स्क्वायर कितना होता है 3A², ठीक है। तो